Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. I know that you all were waiting for a long time for the video, so today I'm here with a very new topic from the book Agriculture to Glance by R.K. Sharma, and that topic is agrometeorology, and this is the chapter number 3. So let's get start. The question first is the study of envelope of air surrounding the planet and the phenomena associated with atmosphere. This is called मेट्रोलॉजी. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी. यानी ये मेट्रोलॉजी की जो है परिभाषा है कि मेट्रोलॉजी में होता क्या, हम क्या स्टडी करते हैं. एयर सराउंडिंग द प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है दैट इज़ कॉल्ड अर्थ. पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है दैट इज़ एयर, उसमें क्या क्या फिनोमेना होता है, उन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है दैट कम्स अंडर द मेट्रोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2, अ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो लंबे समय तक जो कंडीशन बनी रहती है वेदर की दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. और दूसरा होता है वेदर. वेदर का मतलब होता है कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस और एट अ गिवन टाइम. यानी एक गिवन प्लेस में गिवन टाइम में, यानी उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की दैट इज़ कॉल्ड वेदर. लेकिन लंबे टाइम तक जो कंडीशन बनी रहती है वेदर की दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनसून इज़, यानी मॉनसून किस भाषा के शब्द से डेराइव्ड हुआ है दैट इज इट इज़ डाइव फ्रॉम अराबिक वर्ड. तो मॉनसून एक अराबिक वर्ड से डेराइव हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज. तो गैसियस एनवेलप, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल होता है दैट इज गैसियस एनवेलप जो बना है, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Next question, the ultimate source of energy on the earth is, so the ultimate source is, you all know, that is sun. Next question, the mean distance between earth and sun. तो धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है, mean distance जो होता है that is 1.5 into 10⁸ किलोमीटर्स. Next question, temperature on the sun. सूरज का जो तापमान है वो कितना है, it is around 6000 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हु डिस्कवर्ड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्नोलॉजी है. उसको सबसे पहली बार किसने डिस्कवर करा था, सबसे पहली बार उसको डिस्कवर करा था अगस्ट मॉर्चेट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस, इट इज़ कॉल्ड व्हाट. यू ऑल नो, जो सनलाइट होती है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं, लेकिन हमको जो विजिबल हो पाती है दैट इज़ कॉल्ड विजिबल रेंज. ठीक है, तो हम जो देख पाते हैं वो अपनी आंखों से दैट इज़ विजिबल रेंज. और लेकिन जो फीलिंग ऑफ हॉटनेस वाली जो आती है, जो गर्मी वाली तपन वाली जो फीलिंग होती है, उस रेडिएशन को नाम दिया है इंफ्रारेड. यानी जो सूरज की किरणों में गर्मी होती है दैट इज़ इंफ्रारेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्किन कैंसर. तो स्किन कैंसर का जो कारण है, बिकॉज जो सनलाइट होती है उसमें बहुत सारी रेज होती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं. जैसे हॉटनेस वाली जो हमें फीलिंग होती है दैट इज़ ड्यू टू इंफ्रारेड. और जो हमें स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं ज़्यादा देर अगर सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारी जो स्किन है वो उसमें कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज़ ड्यू टू द यूवी रेडिएशन, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से होता है. दैट इज़ वाई वी अप्लाई सनस्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस अकाउंट फॉर अबाउट 99% बाय वॉल्यूम. तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर ऑफ एयर होता है, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें 99% गैसेस जो हैं कौन कौन सी हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यू ऑल नो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो नाइट्रोजन कवर करती है, लेकिन सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन एयर एंड सॉइल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यानी पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो परसेंटेज है वो हवा में, एयर में और सॉइल में कितना रहता है. तो एक जनरल चीज़ है कि सॉइल में कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होता है. तो पहले हम देखते हैं एयर में कितना है. एयर में होता है 0.03% और सॉइल में देखा जाता है थोड़ा ज़्यादा 0.25%. ठीक है, सॉइल में और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो डिफरेंट है, और सॉइल में जो लेवल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड एवरेज परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग टू द अर्थ, तो अर्थ में जो कितनी परसेंट सोलर रेडिएशन आ पाती है, अबाउट 50%, 50% तक सोलर रेडिएशन जो है धरती तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द क्लाइमेट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहली बार क्लाइमेट को किसने क्लासीफाई करा था, क्लाइमेट क्या होता है ये भी हमने देखा था, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, कोई भी वेदर कंडीशन अगर लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है एक जगह में, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। सबसे पहली बार क्लासीफाई किसने करा था, दैट इज साइंटिस्ट का नाम है डी कैंडोल, 1900 में इन्होंने सबसे पहली बार क्लाइमेट को क्लासीफाई करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी कैंडोल के अलावा इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे उनके बाद जिन्होंने क्लाइमेट को अपने हिसाब से क्लासीफाई करा था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूपन एंड थॉर्नथवेट क्लासीफाई क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई करा था, किस बेसिस पे, द बेसिस इज आंसर इज एनुअल रेनफॉल एंड एनुअल इवेपोरेशन के बेसिस पे, तो कितनी बारिश हो रही है, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, इसके बेसिस पे क्लाइमेट उन्होंने क्लासीफाई करा था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं ट्रोल, ठीक है, ट्रोल साइंटिस्ट का नाम है, ट्रोल क्लासीफाई क्लाइमेट ऑन विच बेसिस, तो इन्होंने किस बेसिस पे करा था, इन्होंने करा था ह्यूमिड मंथ इन टेम्परेचर के बेसिस पे। इन दो चीज़ ली थी, ह्यूमिड मंथ कितना है यानी कितने महीने तक नमी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है और टेम्परेचर कैसा रहता है, इसके आधार पर इन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई करा था। लेकिन सबसे पहली बार किसने क्लासीफाई करा था, डी कैंडोल ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट एबल टू रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल मेट्रोलॉजिकल डेटा बाय डिजायर्ड इंटरवल एट एनी टाइम इन एनी प्लेस, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो सारे मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनाज को जो डेटा होता है उन सबको रिकॉर्ड करता है किसी भी जगह पे किसी समय पे, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है, इसलिए इस वैल्यू को हम एज सच इसको हमें याद रखना है, दैट इज 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर per minute. This is the value of solar constant and this is fixed, so you have to learn as it is 1.94 and plus you have to learn this unit also. Next question, a certain part of energy received from the sun is reflected back to the space by the earth is known as what, यानी यहाँ पे हम reflect back to the space यानी सूरज की जो रोशनी थी, रेडिएशन थी, वो अर्थ पे आती है और उसके बाद कुछ पार्ट जो होता है उस रेडिएशन का रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस से चला जाता है स्पेस में, और वो जो वापस जाती है रेडिएशन उसका क्या नाम है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्ट बैक को होने को बोलेंगे यहाँ पे एल्बिडो, दैट इज़ कॉल्ड एल्बिडो, यानी रिफ्लेक्शन हो जाना, जो लाइट आई थी सन से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किसके आधार पे हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर डिवाइड है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिफर करने लगता है। लाइक अगर हम एकदम इस पॉइंट में हैं तो अगर हम ऊपर वाली लेयर में जाएंगे एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ से टेम्परेचर जो हम ऊपर जाने में फील करेंगे दैट इज़ समवॉट हायर टेम्परेचर, थोड़ा और ऊपर गए तो क्या होगा, मे बी टेम्परेचर लो भी हो सकता है। तो इस तरह से एल्टीट्यूड में अगर हम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स में जाएंगे दैट इज़ वहाँ पे टेम्परेचर डिफर हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस आधार पे हमने अपने जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वेदर फिनोमिना, जितने भी वेदर फिनोमिना है जैसे बारिश का होना, रेन, फॉग, फ्रॉस्ट, क्लाउड, ये आज की डेट में ये सब चल ही रहा है, सितंबर अगस्त का जो महीना होता है इस टाइम पे ये सब फिनोमिना चल रहा होता है। तो ये जितना भी वेदर फिनोमिना होता है ये किस जोन में होता है, जोन मतलब कि जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, किस जोन में ये फिनोमिना देखने को मिलता है, द आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। तो ये हमको ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वहाँ पे सारे वेदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजेस्ट एंड डेंसिएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की सबसे क्लोजेस्ट और डेंसिएस्ट लेयर कौन सी है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जो कितनी हाइट पे है, इट इज़ अराउंड 8 to 18 किलोमीटर्स इन हाइट, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे जो है ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, दैट रेड वन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद ये जो ग्रीन वन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद ये ब्लू लेयर आती है थर्मोस्फेयर की। तो मेन ये 3 लेयर होती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो
सबसे पास जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, हमारी सबसे पास जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फेयर की हाइट याद रखनी 8 to 18 किलोमीटर्स हाइट पे पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर, और सबसे डेंसिएस्ट और क्लोजेस्ट लेयर है, क्लोजेस्ट यानी हमारे एकदम अर्थ के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर जो है यू ऑल नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लेयर है, और ये किस लेयर में प्रेजेंट रहती है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो ग्रीन कलर की लेयर थी, रेड वन, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, और जो बाहर ग्रीन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो है ओजोन की लेयर जो है प्रेजेंट होती है, और स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है दैट इज अराउंड 20 to 48 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा जो कोल्डेस्ट रीजन है दैट इज कॉल्ड मीजोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ट्रांसमिशन फाउंड इन, रेडियो ट्रांसमिशन किस लेयर में होता है, तो ये हमारा होता है आयनोस्फेयर की जो लेयर होती है, ये हमारी जो अभी हमने देखा था सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ऊपर आती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद सबसे लास्ट में जाके आती है थर्मोस्फेयर, और बीच में यहाँ पे होती है आयनोस्फेयर। ठीक है, तो जो जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन वाला जो काम होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है आयनोस्फेयर में, जितने भी वेदर फिनोमेना थे, वेदर फिनोमेना जो हमारे हो जाते हैं वो थर्मोस्फेयर में होते हैं। वेदर फिनोमेना ऑलवेज अकर इन थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर किस लिए, तो थर्मोस्फेयर है, सॉरी नॉट थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो किसके लिए जानी जाती है, ज़्यादातर जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं उन सब के लिए जानी जाती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन, यानी जिसको हम O3 बोलते हैं, ओजोन इंपॉर्टेंट है। फिर आयनोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, जितने भी रेडियो वाले जो काम होते हैं, रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, वो सब आयनोस्फेयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस लेस जोन किसको कहते हैं, यानी जहाँ पे बिल्कुल गैस नहीं पाई जाती दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को ही हम गैस लेस जोन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, मोर देन 80 किलोमीटर्स हाइट में पाई जाती है थर्मोस्फेयर की लेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक, गर्म होता है यहाँ पे तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट इज ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक आपने अपनी स्कूल में फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि आसमान नीला क्यों है और सनसेट जो होता है वो उगते हुए या ढलते हुए लाल क्यों दिखता है, दैट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल सोलर रेडिएशन, जो विजिबल सोलर रेडिएशन जो हम देख सकते हैं उसका जो वेवलेंथ है वो कितना होता है, दैट इज़ 0.39 to 0.7 नैनोमीटर, इतना नैनोमीटर की जो रेंज है वेवलेंथ की वो होती है विजिबल सोलर रेडिएशन की, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ लॉन्गर दैन डैश मीटर पर माइक्रोन इज नॉट विजिबल टू आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड की वेवलेंथ कितनी होती है, तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो होती है दैट इज़ अराउंड 750 मीटर पर माइक्रोन, तो इसकी वेवलेंथ है इंफ्रारेड की है। लेकिन आपको विजिबल रेंज वाला जो है वो याद रखना है बिकॉज इट इज़ विजिबल टू अस, और इंफ्रारेड जो होती है वो किसके लिए थी, इट इज़ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ हॉटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द कार्बन ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस एंड अ गिवन टाइम, तो जो कार्बन का वजन होता है हवा में, जो हमारी वायु है हमारे आसपास, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एलिमेंट है इंपॉर्टेंट है, तो हवा में जितना भी कार्बन प्रेजेंट होता है एट अ गिवन प्लेस और गिवन टाइम पे, उसका वज़न कितना होता है, ठीक है, उसके वज़न को ही नाप के हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट जो होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार में अगर हम कन्वर्ट करें, इफ़ वन एटमॉस्फेयर, इफ यू टॉकिंग अबाउट वन एटमॉस्फेयर, अगर हम एक एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करते हैं बार में कि एक एटमॉस्फेयर में कितने बार होंगे, तो कैसे, तो ये कितना होता है, दैट इज़ 1.01, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एटमॉस्फेयर में कितने बार होते हैं, 1.01। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन सी लेवल प्रेशर इज, तो मीन सी लेवल प्रेशर कितना होता है इन मिलीबार, इट इज़ 1013.25 मिलीबार, तो ये इतना मिलीबार प्रेशर जो होता है सी लेवल में, समुद्र की सतह पे इतना प्रेशर होता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में टर्म्स में बात करें तो वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, यानी जो सी लेवल होता है उसमें 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। इन टर्म्स ऑफ मिलीबार इट इज़ 1013.25 मिलीबार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विंड? विंड क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एयर ब्लोइंग एट अ पॉइंट। जब तेज हवा चलती है, जो एयर ब्लो करती है बहुत स्पीड में, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, दैट इज विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर सरफेस विंड आर नोन एज। तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर जो होती है हमारी अर्थ की, जो सेंटर से मिड लाइन क्रॉस होती है, दैट इज इक्वेटर। तो जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल में जो सरफेस में विंड है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इन यहाँ से जो हवा चलती है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो विंड का डायरेक्शन जो होता है, दिशा किस दिशा से हवा आ रही है, उस दिशा को यानी उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंड वेन। वेरी इंपॉर्टेंट है। विंड वेन क्या करते हैं? विंड वेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिंपली ये डिटरमाइन करता है कि हवा किस डायरेक्शन से आ रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज कॉल्ड विंड वेन। नेक्स्ट, विंड टर्बाइन यूजेस। विंड टर्बाइन क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है काइनेटिक एनर्जी को। होता क्या है, जो विंड टर्बाइन होते हैं, जो बने इस तरह से पंखे जैसे बने होते हैं, जो हवा के बहुत तेज चलने से मूव करते हैं, तो विंड टर्बाइन क्या करते हैं? ये मूव करते हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस चीज़ में होती है? जो चीज़ मूव कर रही है, जो भी चीज़ मूवमेंट में होती है, मूव कर रही होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्लो इन अ सॉलिड सॉइल टेक प्लेस मेनली थ्रू विच प्रोसेस। तो जो हीट का जो फ्लो होता है वो बेसिकली 3 प्रोसेस से होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि जो सॉलिड सरफेस होता है या मिट्टी भी एक तरह का सॉलिड पार्टिकल में ही आएगी, तो मिट्टी में या फिर सॉलिड पार्टिकल्स में जो हीट का फ्लो होता है दैट इज़ ड्यू टू विच प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है कंडक्शन। सिंपली आप इतना याद रखें कि सॉलिड में जो भी हीट फ्लो होती है, सॉलिड पार्टिकल्स में हीट फ्लो होती है ड्यू टू कंडक्शन। अगर हम बात करें लिक्विड की या पानी की, जिसमें तो लिक्विड और पानी में जो हीट फ्लो होती है दिस इज़ ड्यू टू कन्वेक्शन, और जो हीट फ्लो होती है स्पेस में या एयर में वो होती है ड्यू टू रेडिएशन। तो ये 3 तरीके होते हैं जहाँ से हीट का फ्लो हो पाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड में होगा, और रेडिएशन जो है स्पेस या एयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय। तो इवेपोरेशन को मेजर करने का जो इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड इवेपोरीमीटर। यू नो व्हाट इज इवेपोरेशन? सिंपली जो वाटर वेपर की फॉर्म में मूव कर जाता है दैट इज द इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड प्रेशर इज मेजर बाय। विंड के प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है? विंड प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है ब्यूफोर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर की हेल्प से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक एटमॉस्फेयर कितने बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 बार। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा करने को बोलें, यानी एक बार में कितने एटमॉस्फेयर होते हैं, द आंसर विल बी, एक एटमॉस्फेयर से अगर हमको बार बनाना है तो 1.01 बार हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार को हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है दैट इज़ 0.987। ये दोनों ही वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करना, एक बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर, या फिर हम उसको साइक्रोमीटर ही बोलते हैं। द थिंग इज सेम, हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर। नेक्स्ट, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मेजर बाय। यानी जो सूरज से टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती हैं, यानी सूरज अपनी धरती की तरफ जितनी भी टोटल सोलर रेडिएशन यानी अपनी जो किरणें डालता है वो उसको मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ पायरोनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कंफ्यूज बिटवीन पायरोनोमीटर एंड साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए होता है, पायरोनोमीटर टोटल सोलर रेडिएशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोट्रांसपिरेशन इज मेजर बाय। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन को मेज़र करने के लिए इवेपोरीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे है इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी इवेपोरेशन भी हो रहा है साथ साथ में ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस कंबाइंड हो रहे हैं, तो उसको मेज़र करने के लिए क्या होगा, दैट इज़ लाइजीमीटर। रिमेंबर दिस, बहुत बार MCQs में क्वेश्चन बन जाता है कि लाइजीमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है। ऑप्शंस में भी लाइक इवेपोरेशन, सेकेंड ट्रांसपिरेशन, और थर्ड कोई और चीज़ दे देगा, और
लास्ट ऑप्शन में भी बोथ इवेपो एंड ट्रांसपिरेशन, तो योर आंसर विल बी बोथ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, या फिर कहीं पे लिखा है इवेपो ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ अ राइट आंसर। तो रिमेंबर इवेपोरेशन के अलग से इवेपोरीमीटर होता है, लेकिन इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए होता है लाइजीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मामीटर इज़ यूज फॉर, तो दो थर्मामीटर्स होते हैं, ड्राई बल्ब थर्मामीटर एंड वेट बल्ब थर्मामीटर, इनका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी की आज मौसम में कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनफॉल इज मेजर बाय, तो ये सिंपल है, बारिश कितनी हो रही है आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो उस बारिश को मेजर करना है, वी हैव टू यूज़ रेन गॉज। तो रेन गॉज एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एस्टिमेटिंग ET यानी इवेपोट्रांसपिरेशन अंडर फील्ड कंडीशन, फील्ड कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैन इवेपोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, कंटिन्यूस यानी लगातार अगर हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है तो वी हैव टू यूज़ थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ में क्या होता है, बेसिकली ग्राफ, जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं ना ग्राफ पेपर, उस टाइप का एक ग्राफ पेपर होता है, पर वो पेपर थोड़ा अलग होता है, अलग क्वालिटी का होता है, और उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड होता रहता है, तो उसको बोलते हैं थर्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड टेम्परेचर विदाउट कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में जाए बिना टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर में क्या होता है, इंफ्रारेड किस तरह की रेडिएशंस होती हैं, वी ऑल नो, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेज़र कर सकती हैं, यानी जितनी भी फीलिंग ऑफ हॉटनेस जो हमें होती है दैट इज़ ड्यू टू इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड थर्मोमीटर की खासियत है कि बिना कांटेक्ट में जाए टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एयर, तो ओजोन का कंसंट्रेशन कितना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओजोनोमीटर। वाई ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओजोन को हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड O3। ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का, बिकॉज ये हमको जो सोलर रेडिएशन की जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूवी रेडिएशन। वाई, बिकॉज जो यूवी रेडिएशन होती हैं दे कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, नॉट इन ह्यूमन बींग्स ओनली बट इन अदर एनिमल्स टू, ठीक है। तो जो यूवी रेडिएशंस होती हैं इनमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि हमारे डीएनए को मॉडिफाई कर सकती हैं। डीएनए में चेंजेस अगर आ जाते हैं तो डीएनए में चेंजेस होने की वजह से हमारे स्किन में म्यूटेशन हो जाएगी विच अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर्स, ठीक है। तो अगर ये यूवी रेडिएशन हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगी तो हमको कैंसर हो सकता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी में जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर यूवी रेस को क्या करती है, छान के फिल्टर करती है ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में हम इसके ना पाएँ, और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते, दैट इज़ वाई हम थोड़ा प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो दैट इज़ वाई ओजोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। और ओजोन की थिकनेस जो हो रही है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। यू हैव हर्ड अबाउट ओजोन होल विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन एंटार्क्टिका। तो ये जो ओजोन की कंसंट्रेशन हो रही है, पतली है, थिक है, इसको मेज़र करने का काम जो करता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ओजोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वल टेम्परेचर, तो हमारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है इक्वल होता है, तो इक्वल टेम्परेचर को कनेक्ट करने की एक लाइन वन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ इमेजनरी लाइन, यानी एक्चुअल में वो लाइन प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो हमने इमेजिनरी लाइन क्रिएट की है जो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती। उस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को हमने नाम दिया आइसोथर्म। आइसो मीन्स इक्वल, थर्म मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, आइसोथर्म। वैसी बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे इक्वल प्रेशर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है आइसो बार। अब बार यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, यू ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज बार जो है यूनिट होती है प्रेशर की। नेक्स्ट, लाइंस ऑफ इक्वल रेनफॉल, अभी हमने देखा बारिश होती है, बारिश को मेज़र करने के लिए हम रेन गॉज यूज़ करते हैं। तो अब कोई ऐसी जगह जहाँ पे इक्वल रेनफॉल हो रही है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाई आइसो हाइट्स, ठीक है। याद रखना है, कुछ कुछ टर्म आपको याद हो जाएंगे ईजिली, कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आइसोथर्म, आइसोबार इज क्लियर, बट जो आइसो हाइट्स है यानी जो इक्वल रेनफॉल वाले एरिया है थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है लाइंस ऑफ इक्वल क्लाउड कवर। इक्वल क्लाउड कवर, बादल छाए हैं, जहाँ एक जैसे बादल छाए होंगे उनको बोलते हैं आइसो नेव। नेव का मतलब होता है क्लाउड्स, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इट इज़ बिटवीन। ज़्यादातर फसलों के क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज़ अराउंड 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम है। वैसे तो वेरी करेगा कि क्रॉप हमारा कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि वो रबी सीज़न है या खरीफ सीज़न है, लेकिन जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट है सारे क्रॉप प्रोडक्शन का दैट इज़ 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट टेम्परेचर इन अ डे इज़ ऑब्जर्व एट। तो दिन का सबसे लो टेम्परेचर, सबसे न्यूनतम तापमान जो ऑब्जर्व होता है वो कब होता है? बिफोर सन शाइन, सूरज उगने से पहले का जो तापमान होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग, वी कैन से दैट अर्ली मॉर्निंग जो सुबह का समय होता है सूरज उगने से पहले का, वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्राई एडिबेटिक लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फेयर। ड्राई एडिबेटिक लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? सबसे पहले कुछ समझते हैं। देखो, जैसे हम अर्थ के सरफेस में ही, हमारी अर्थ है और हम सरफेस के जस्ट कांटेक्ट में हमारी जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर में हम जाते हैं, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है? लैप्स रेट का, नहीं लैप्स रेट में डिक्रीज इंक्रीज इस टाइप का फिनोमेना हमें ऑब्जर्व होता है। तो जो लैप्स रेट होता है दैट इज़ की वैल्यू जो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने पर हमको, अगर हम ऊपर ऊंचाई पे जाएँ तो 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे हमको 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं लैप्स रेट। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में जो ड्राई एडिबेटिक लैप्स रेट है उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था एक डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकता है दैट इज साइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। यानी ये सपोज एक रूम है, मान लिया इस रूम में कुछ वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है, इस रूम में कुछ वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है, इतना वाटर वेपर प्रेजेंट है। सपोज ये रेड डॉट्स मे बी लाइक वाटर वेपर, यानी H2O जिसको सिंपली बोलते हैं वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है, इमेजिन इट इज़ अबाउट 50%, ठीक है, 50% तक वो भरा हुआ है। अब कितना और वाटर वेपर चाहिए जो खाली स्पेस उसको भर सके, यानी जो खाली स्पेस है उसको भी भरने के लिए जो अमाउंट चाहिए वाटर वेपर का, वो ये वाली वैल्यू होगी। यानी कितना और वेपर चाहिए, वाटर वेपर चाहिए ताकि सेचुरेशन हो जाए, पूरा कमरा भर जाए वाटर वेपर से, दैट इज़ कॉल्ड वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैन वी विल गेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो होप सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, कैसे मेज़र करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपली मेज़र करते हैं कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितना और चाहिए ताकि सैचुरेशन हो सके, एंड दैट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मानसून कवर्स 75% रेनफॉल इन इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 75% जो रेनफॉल भारत में होती है वो किस मानसून की वजह से होती है? दैट इज़ ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। यू हैव ऑल नो, जी हमारा जो इंडिया होता है, ठीक है, रफ स्केच है इंडिया मैप का। तो यहाँ पे साउथ में ये श्रीलंका हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है, जो एयर मूव करती है, जो यहाँ पे सी है, यहाँ से एयर मूव करती है और वो इस डायरेक्शन में टर्न हो जाती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से वो टर्न होगी इस तरह। नॉर्थ वाला जो एरिया है यहाँ पे रेनफॉल होती है और 75% रेनफॉल जो है वो इस कारण होती है। और इस मानसून को ही हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज ये साउथ में होता है और ये वाली इस साइड हो गई वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट के बीच में से इसका ओरिजिन हुआ था, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में 75% रेनफॉल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया। तो वो मानसून की ऑनसेट डेट होती है 1 जून, एंड द डेट ऑफ मानसून विड्रॉल इन इंडिया, यानी जब शुरुआत में मानसून आता है तो 1 जून को आता है, जो विड्रॉ हो जाता है वो 31 सितंबर को आता है। तो अभी भी आज 2 सितंबर है, तो अभी भी जो मानसून का जो टाइम है वो अभी भी स्टिल चल रहा है। होप सो आपके स्टेट में भी बहुत अच्छे से मानसून हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। भारत में जो एवरेज एनुअल औसत बारिश होती है दैट इज़ अराउंड 400 मिलियन हेक्टेयर पर
मिलियन हेक्टेयर मीटर इतनी रेनफॉल होती है। और ये रेनफॉल कैसे मेज़र करी है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट होता है साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हो गया। रेनफॉल मेज़र करने के लिए वी हैव रेन गॉज, ठीक है, रेन गॉज से हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पर्टिकुलर डे इफ़ द रेनफॉल रिसीव 2.5 mm और मोर, कोई ऐसा दिन जब बारिश इस वैल्यू से ज़्यादा इतनी इक्वल हो जाए, यानी आज बारिश अगर 2.5 mm हुई है या उससे ज़्यादा हुई है, उस डे को हम बोल सकते हैं रेन डे। तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आज भी मेरे यहाँ तो रेनी डे हो रहा है, यानी बहुत सुबह से लगातार बारिश ही हो रही है, 2.5 mm से तो ज़्यादा ही हो रही होगी। तो आज का डे यहाँ पे रेनी डे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एवरेज साइज ऑफ रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप का साइज़ कितना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट लाइक रेन हो गया, ड्यू हो गया, इन सब के साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया रेन ड्रॉप का साइज़ कितना है, तो 2 mm साइज़ जो होता है रेन ड्रॉप की जो बूंद होती है उसका डायमीटर जो दैट इज़ अराउंड 2 mm, 2 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक वाटर इज़ नोन एज, एटमॉस्फेरिक वाटर जो होता है वो नेचुरल होता है, दैट इज़ वाइट इज कॉल्ड ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर डजंट मीन्स इट कलर इज़ ग्रीन, दिस कलर इज़ नॉर्मल ट्रांसपेरेंट जो वाटर होता है, बट ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है, नेचुरल फिनोमिना से होता है, दैट इज़ वाइट इज कॉल्ड ग्रीन वाटर, समथिंग विच इज़ नेचुरल, वी कनेक्ट ग्रीन टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल वाटर इज नोन है, सॉइल वाटर को हम बोलते हैं ब्लू वाटर। नेक्स्ट है विच क्लाउड्स आर नोन एज रेनी क्लाउड, तो बारिश के समय पे आपने देखा होगा बादल अलग ही टाइप के बादल छा जाते हैं, नॉर्मल क्लाउड से नहीं दिखते, वो अलग दिखते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। तो वो वाले बादल जो होते हैं जो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली, वो 2 टाइप्स के होते हैं, निम्बोस्ट्रेटस एंड कोलम्बो निम्बुलस, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के जो बादल हैं ये रेन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हैवी वाली बारिश जो होती है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन या फिर कंटिन्यूस लगातार जो बारिश होती रहती है, दैट इज़ ड्यू टू क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। तो 2 तरह के बादल आपको याद रखने हैं, कंटिन्यूस वाले जो होते हैं क्यूमुलो निम्बस होते हैं, और बाकी निम्बोस्ट्रेटस भी रेनी क्लाउड्स वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन an aggregation of minute drops of water suspend in the air at higher altitude is termed as, तो क्लाउड्स उसको बोलते हैं हम, क्लाउड्स यानी बादल, बादल बनते कैसे हैं उस प्रोसेस को समझाया गया है। एग्रीगेशन यानी होता है मिलना, कंबाइन होना, एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे पानी की जो बूंदें होती हैं वो सब आपस में मिल जाएंगी। और ये पानी की बूंद कहाँ थी, हवा में प्रेजेंट थी। हवा में जो पानी की बूंदें प्रेजेंट थी जब हाई एल्टीट्यूड और ऊंचाई में जाती हैं तो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, मिल जाएंगी, और ये मिल के क्या बन जाएगा, जब बहुत सारी पानी की ड्रॉप्स कनेक्ट हो जाएंगी तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बादल बन जाएगा, बाद में यही पानी बरस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट यूज टू रिकॉर्ड क्लाउड्स, क्लाउड्स को रिकॉर्ड करने की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड ऑक्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल्ड क्लाउड सीडिंग, कोल्ड क्लाउड सीडिंग इज डन बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। ओके, जो आर्टिफिशियल रेन होती है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिल्वर आयोडाइड AgI2, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो कंपाउंड है केमिकल, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप में बीज चाहिए होता है, दैट इज़ उस टर्म्स में आप समझ सकते हैं। तो तो मतलब जो सिल्वर आयोडाइड है ये भी उसी फॉर्म का एक केमिकल है, इसको जस्ट यूज़ करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक आर्टिफिशियली क्लाउड क्रिएट हो जाता है और फिर वहाँ पे एक रेन हो जाती है थोड़े समय के लिए। वो आर्टिफिशियल हमने क्लाउड क्रिएट करा है, दैट इज़ ड्यू टू सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन द वार्म क्लाउड सीडिंग इज डन बाय, तो वार्म क्लाउड 2 तरह की होती हैं, कोल्ड और वार्म। तो कोल्ड के लिए हम सिल्वर आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं, और वार्म अगर चाहेंगे वार्म क्लाउड वाले के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMO इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD भी बोलते हैं इसको, ये है हमारा पुणे में। किस साल बना था, दैट इज़ इन 1932, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक फिनोमिना है दैट इज एल नीनो, लेल नीनो। क्या होता है, एल नीनो को समझते हैं, फिनोमिना वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक। तो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसमें जो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की जो वार्मिंग होती है, गर्माहट होती है, दैट इज़ उस फिनोमिना को बोलते हैं एल नीनो। और जब वो ठंडा होता है, जब उसकी कूलिंग होती है सेम ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की, दैट इज़ कॉल्ड एल नीनो। तो एल नीनो में गर्मी होती है, एल नीनो में ठंडा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सरफेस हैज लीस्ट एल्बिडो। एल्बिडो क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एल्बिडो का मतलब था रिफ्लेक्शन। सोलर यानी जो सूरज की किरणें आती हैं अर्थ में, वो पूरी की पूरी नहीं आती, कुछ अर्थ से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उस रिफ्लेक्शन होने को हम बोलते हैं एल्बिडो। और सबसे कम, सबसे लीस्ट एल्बिडो किसका होता है, दैट इज मॉइस्ट ब्लैक सॉइल, जो गीली काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल यू ऑल नो, जो कॉटन उगाने के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, वो जब गीली होती है, मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट ब्लैक सॉइल का एल्बिडो सबसे कम होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो होता जा रहा है दैट इज कॉल्ड ड्राउट, यानी सूखा जो पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है ड्राउट का एक टाइप है। क्वेश्चन ये है कि अ पीरियड ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव वीक्स फ्रॉम मई टू मिड अक्टूबर, ठीक है, मई से मिड अक्टूबर तक कंसिक्यूटिव लगातार 4 हफ्ते जो होते हैं, लगातार 4 हफ्ते मई से अक्टूबर तक के, या फिर और यूज़ हुआ है यहाँ पे, या फिर वी कैन से 6 कॉन्सिक्यूटिव वीक्स ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी बचा हुआ जो साल है, जैसे पहले हमने बोला कि मई से अक्टूबर तक का जो टाइम होता है उसमें 4 हफ्ते, ठीक है, मई से अक्टूबर तक के 4 हफ्ते, या फिर इसको छोड़ के जो बाकी, मई अक्टूबर को छोड़ के जो बाकी साल के जो महीने होते हैं उसके 6 हफ्ते अगर सूखा पड़ जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल ड्राउट। इसको हमने नाम दिया है, ये है हमारी एग्रीकल्चर ड्राउट। तो एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर ड्राउट क्या होती है, ठीक है। मई से मिड अक्टूबर तक का 4 हफ्ते अगर सूखा है दैट इज़ एग्रीकल्चर ड्राउट, या फिर मई अक्टूबर को छोड़ के बाकी साल का जितना भी महीना है अगर उसके 6 हफ्ते सूखे हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर ड्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडली यूज इंडेक्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट। ड्राउट को क्लासीफाई करने का जो इंडेक्स है दैट इज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, दैट इज़ पल्मर ड्राउट इंडेक्स। तो पल्मर साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे पड़ा है पल्मर ड्राउट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। तो इंपॉर्टेंट है, आज के इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ते हो आपको पता होगा कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम चीज़ों का जो भी डाटा होता है या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हम उसके फिज़िकल कांटेक्ट में जाए बिना ये सब करें। तो हम उस चीज़ के फिज़िकल कांटेक्ट में जाए बिना जब ये सब करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। आज के दिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करते हैं, जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उनकी हेल्प से ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारे जो लैंड है उसमें कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ कितने रिसोर्स प्रेजेंट हैं, ये सारी जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है, ये जो साइंस होती है दैट इज़ कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है, दैट इज़ इन हैदराबाद। अभी ऊपर हमने पढ़ा था वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पढ़ा था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे में याद रखना है, और जो रिमोट सेंसिंग वाला जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कब से कब तक होती है। तो वेदर फोरकास्टिंग के टाइम होते हैं, तो मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम होती है 3 से 10 दिन के लिए होती है, ठीक है। मीडियम ये याद रखना है, मीडियम 3 से 10 दिन के लिए होती है। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग इससे ज़्यादा दिन के लिए होती है, लंबे टाइम तक रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरकास्ट विल हेल्प इन प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न। तो कौन सी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होती है वो लॉन्ग रेंज वाली होती है, 3 से 10 दिन की मीडियम होती है, और जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, जो हमको हेल्प करती है हमारी क्रॉपिंग पैटर्न जो होगा उसको डिसाइड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग कमीशन यू ऑल नो, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग भारत में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो कुल कितने हैं, तो टोटल 15 हैं, याद रखना है आपको, टोटल 15 हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NBSSLUP एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की बात करें तो वो 21 है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे कम हैं 15 हैं, लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हमारे ज़्यादा हैं 21 है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उसका फुल फॉर्म आता है यू कैन कमेंट। नेशनल ब्यूरो, जैसे मैं बता देती हूँ,
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस लैंड यूज़ प्लानिंग, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। और इसके अकॉर्डिंग हमने जो देखा कि 21 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हमारे भारत में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो वैसे आपको बताना होगा कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हम ऐसा यूनिट बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ये चीज़ आपको कमेंट करनी होगी कि क्या है। यू कैन कमेंट, अगर आपको आता है दैट इज़ गुड, वीडियो पॉज करें और कमेंट करें कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो तब तक हम ये क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दो यूनिट हैं, इनका क्या रिलेशन है। दैट इज़ इसका जो रिलेशन बनता है दैट इज़ सेल्सियस डिवाइड बाई 5, यानी सेल्सियस जो भी होगी, जो वैल्यू हमारी सेल्सियस में होती है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू, यानी जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा या फिर वो लिखेंगे -32 डिवाइड बाई 9। ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न दिस रिलेशन एज इट इज़। ये इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये आपको ऐसे याद रखना है कि क्या रिलेशन है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ओके, एक बार याद नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके एक दिन ज़रूर याद हो जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नेचुरल वार्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट बर्निंग टॉपिक है आजकल की, आज की डेट में तो करंट बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो वार्मिंग होती जा रही है, हमारी जो पृथ्वी में अपना आप बहुत अचानक से गर्मी हुई है, ये किसकी वजह से हुई? सनलाइट, तापमान बहुत तेज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तापमान को और बढ़ा देती है। इसके अलावा कुछ और गैसेस भी हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, ठीक है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, जो नेचुरल तरीके से हमारी धरती को गर्म करने में लगे हैं। और ये प्रोसेस क्योंकि नेचुरल है, दैट इज़ वाई वी यूज टर्म ग्रीन। जो भी चीज़ प्राकृतिक हो रही है उस वहाँ पे हम ग्रीन लगा देते हैं, तो ये प्रोसेस भी नेचुरल है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सेम मेथड या प्रिंसिपल ये लोग जो अप्लाई होता है, ये बेसिकली हिल्स में होता है, माउंटेन वाले एरियाज़ में, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो गर्मी नहीं होती, तो वहाँ पे हॉटनेस को या फिर गर्मी क्रिएट करने के लिए ग्लास का यूज़ करते हैं। ग्लास से वहाँ पे हाउस क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा ग्लास की वजह से ग्लास का यूज़ करके बनाया जाता है, मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्लास। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, वेजिटेबल्स हो गए या दूसरे इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो हमको ग्रो करने हैं उनको ग्रो करते हैं। और ये ग्लास क्या करता है, इस ग्लास का मेन काम होता है कि जो सोलर रेडिएशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको अंदर ट्रैप करना। जो सोलर रेडिएशन की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अंदर ट्रैप हो जाएगी। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तापमान को, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का काम करती है। ये थोड़ी वार्म टाइप की गैस होती है, तो अंदर का सारा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगी, तो अंदर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बाहर तो बहुत ठंडा होगा, बाहर का टेम्परेचर लो होगा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली बाहर से थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये जो टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर हेल्प करेगा क्रॉप के कल्टीवेशन में, क्रॉप की ग्रोथ में। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और नेचुरल, आज ये तो हमने आर्टिफिशियल क्रिएट करा था ग्रीन हाउस गैस ग्लास की हेल्प से, लेकिन आज के डेट में ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है हमारी ओवरऑल जो अर्थ है उसमें हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो धरती है वो दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज। तो अभी हमने देखा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फेमस है, इसके अलावा मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों के नाम आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का फॉर्मूला होता है, मीथेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CH3 मीथेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इन तीनों में भी अगर हम कैटेगराइज करें या देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन है, किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है ग्रीन हाउस में या ग्लोबल वार्मिंग में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। 50% कंट्रीब्यूशन जो है अकेली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रहता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में राइस कल्टीवेशन होता है, और राइस की जितने फील्ड रहते हैं वहाँ से निकलती है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का 50% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रीन हाउस गैस लिंक्ड विद राइस। एक मैंने पहले बता दिया, राइस के फील्ड से निकलती है मीथेन, CH3। द गैस रिस्पॉन्सिबल ओजोन डिप्लेशन। अभी ओजोन की हमने बात करी थी, ओजोन का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और
अंटार्कटिका में ओजोन होल ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो ये जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है किस गैस की वजह से होता है, ये हमारी जो रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज वगैरह, AC वगैरह, वहाँ से गैस निकलती है CF2Cl2, दैट इज़ सिंपल भाषा में इसको क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैस है CF2Cl2 ही निकलती है, ठीक है। तो ये ओजोन डिप्लीशन का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज सब्सटीट्यूट ऑफ CFCs। शॉर्ट में इसको CFCs इसी को बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसका सब्सटीट्यूट क्या है? सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास CFC नहीं है तो उसकी जगह हम दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या है? सब्सटीट्यूट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs इसको बोलते हैं। ये CFCs हो गया, इसको हाइड्रोफ्लोरो को बोलते हैं HFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एसिड प्रेसिपिटेशन आर। तो एसिड प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? एसिड प्रेसिपिटेशन का सिंपल मतलब है एसिड रेन। आपने सुना होगा एसिड रेन हो रहा है आज के टाइम पे, पॉल्यूशन इतना होता जा रहा है एयर में, इसकी वजह से जो क्लाउड्स बनते हैं वो भी थोड़े एसिडिक होते हैं, वहाँ से जो बारिश हो रही है उसका वाटर का लेवल भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसका वजह से pH बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी एसिडिक pH हो रहा है। इस pH के वजह से हमारी जो सॉइल है वो डिटोरिएट हो रही है। इवन जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ताजमहल का केस सुना होगा, वो उसका कलर भी ख़राब हो जा रहा है, थोड़ा पीला पड़ता जा रहा है, मार्बल का बना हुआ है, पीला पड़ता जा रहा है, दिस इज़ ड्यू टू एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होती है उसमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो बेसिकली एसिड रेन है तो एसिड ही पाया जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये प्रेजेंट होते हैं एसिड रेन में, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक विद अ pH। नॉर्मल बारिश का pH भी थोड़ा एसिडिक होता है, दैट इज़ 5.6, ठीक है। तो याद रखना है नॉर्मल बारिश का pH 5.6 होता है, ठीक है। यानी जो हम बारिश होती है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होती है। तो ये हमारा जो एग्रोमैट था ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 सॉइल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।